नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अपने उन गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिनके यत्नों से, जिनके प्रयत्नों से आज हम कुछ सक्षम हुए हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ज्ञान दे सकें। सो उन गुरुओं को नमन करना है। सबसे पहले ओम गुरुवे नमः। So friends, now let's start with the topic of today's video. But before starting the topic, welcome to our Astro Intelligence video channel. दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ थोड़ी सी खास भी होने वाली है। वो खास इसलिए कि आज हम YouTube पर अपने 1 साल पूरे करने जा रहे हैं। So सबसे पहले थैंक्स टू ऑल माय गुरुज, all Shastras, all colleagues, all fellow researchers, all astrologers, and most of to you viewers. Most of all मैंने इसलिए व्यूअर्स आपको कहा क्योंकि अगर आप ना होते तो ये यात्रा इतनी सुगम ना होती, इतनी अच्छी ना होती। दोस्तों, 1 साल में YouTube पर हमने रफली 2900 व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जुड़े हमारे साथ। 2 लाख से ऊपर की व्यूअरशिप हो गई। सो दोस्तों, ये सब आपके प्यार और आपकी मोटिवेशन का ही नतीजा है कि आज हम 1 साल बाद भी आपको उसी एंथुसियाज्म, उसी एनर्जी, उसी फोकस के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि नई से नई एजुकेशन आपको दी जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज दोस्तों मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं उस टॉपिक पर बहुत सी भ्रांतियां इस समाज में चल रही हैं। वेरी वेरी डिफरेंट थॉट्स आर अवेलेबल इन सोसाइटी। शास्त्र कुछ कहते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ और हो रहा है, और लोगों की साइकोलॉजी में कुछ और चीजें बैठी हुई हैं। दोस्तों, ये 3 एस्पेक्ट आज की वीडियो में हम लेंगे और टॉपिक है द वेरी 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 रेलेवेंट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज मांगलिक योग और मांगलिक दोष। दोस्तों, जैसे आप ये जानते हैं, मांगलिक का रिलेशन किसके साथ है? मांगलिक का रिलेशन मंगल के साथ है, प्लेनेट मार्स के साथ है। और मार्स के बारे में अगर हमने मांगलिक दोष के बारे में जानना है या मांगलिक योग के बारे में जानना है तो हमें थोड़ी सी चीजें रिमाइंड करनी पड़ेंगी रिगार्डिंग प्लेनेट मार्स। दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि प्लेनेट मार्स ये मार्शियन क्वालिटीज को डिनोट करता है, जिसमें ज्यादा शस्त्रों की महत्ता है। अब आप जानते हैं कि मंगल का संबंध शस्त्रों के साथ है, वेपन्स के साथ है, मार्शियन क्वालिटीज के साथ है, आर्मी के साथ है, पुलिस के साथ है, बिकॉज मार्स इज द कमांडर ऑफ द यूनिवर्स। ये जो पूरी कायनात परमात्मा ने या सृष्टि जो परमात्मा ने रची है, उसका कमांडर कौन है? वो है मंगल देवता। मंगल देवता को ये ड्यूटी असाइन की गई है कि वो हर किस्म का डिफेंस और हर किस्म का अटैक करना उनके जुम्मे है, यानी कि आपकी अल्टीमेट डिफेंस, और अगर आपको कोई अटैक करता है तो उसके अटैक का जवाब देना भी ये मंगल देवता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये चीज दोस्तों, यहां पर आप ये समझ लो कि ये अटैक्स कौन से हो सकते हैं। अटैक्स दोस्तों, आपकी ये जो बॉडी है सेल्फ के ऊपर हो सकते हैं, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मार्स
अगर ये मार्शियल क्वालिटीज मार्स में हैं तो ये सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये उसका सिंपली एक एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट यानी कि फिजिकल सेल्फ को डिफेंड करना, चाहे उसमें हमें लड़ाई झगड़ा भी क्यों ना करना पड़े, युद्ध भी क्यों ना करना पड़े। ये तो है इसका आउटर एस्पेक्ट। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इनर एस्पेक्ट क्या है। दोस्तों सपोज करिए आप बीमार होते हैं, ये मैं आपको उसका इनर फिजिकल इनर एस्पेक्ट समझाता हूं। आप बीमार होते हैं तो परमात्मा ने आपके बॉडी में एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम इम्यूनिटी के नाम से, जिसको हम जानते हैं, वो डाला हुआ है। सो ये जो इम्यूनिटी है, दिस इज ऑल्सो गिवन बाय द प्लेनेट मार्स। वी शुड बी थैंकफुल टू द मार्स कि उसने हमें फिजिकल बीमारियों से बचाया बाय गिविंग इंटरनल इम्यूनिटी टू द ह्यूमन बीइंग्स। ये तो था दोस्तों फिजिकल इनर। अब उसके बाद जो एक्चुअल इनर है, दैट इज योर साइकोलॉजी। दोस्तों साइकोलॉजी को डिफेंस कैसे मिलती है? जब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं, आप देखिए दूसरे लोग हमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरे लोग हमें सिर्फ समझा सकते हैं, हमें काउंसल कर सकते हैं, मगर जो डिप्रेशन से बाहर आना है वो एक्चुअल में कैसे संभव होता है? वो संभव होता है जब आदमी की इनर वाइटल एनर्जी बूस्टअप होती है, और इस वाइटल एनर्जी को भी बूस्ट मार्स देवता ही करते हैं। और अगर किसी ने इससे और अगला स्टेप, दैट इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ये तो था मेंटल एस्पेक्ट, अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की भी बात मैं आपसे कर लेता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी समझा दूं। दोस्तों किसी ने भी मेडिटेशन यानी कि साधना के क्षेत्र में अगर उन्नति करनी है तो उसमें भी विदाउट हैविंग मार्शियल क्वालिटीज, विदाउट हैविंग वाइटल इनर स्ट्रेंथ, आदमी स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चल ही नहीं सकता। अब दोस्तों ये इतनी इंट्रोडक्शन मैंने मार्स के बारे में क्यों बताई? क्योंकि अब मैं इसको रिलेट करता हूं एस्ट्रोलॉजी के साथ। अब आप दोस्तों दिमाग में, जहन में बिठाइए एक काल पुरुष की कुंडली का हॉरोस्कोप। काल पुरुष की कुंडली के हॉरोस्कोप में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा होता है? मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, दैट इज द फर्स्ट हाउस, लग्न हाउस। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है क्योंकि ये आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। अब सेल्फ दोस्तों ये सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, सेल्फ के साथ सेल्फ साइकोलॉजी भी है, सेल्फ स्पिरिचुअलिटी भी है, सेल्फ मेंटेलिटी भी है, और इन सारे सेल्फ को जो चीज रिप्रेजेंट करती है या जो चीज गवर्न करती है, दोस्तों फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? दैट इज मार्स। सो दोस्तों मार्स इज योर बेसिक इनर स्ट्रेंथ एज वेल एज अल्टीमेट डिफेंस। अब आप देखिए इतनी जो इंपॉर्टेंट चीज ऋषियों द्वारा, शास्त्रों द्वारा जिसको फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप दोस्तों दी गई, उसके साथ कहीं ना कहीं आजकल थोड़ा सा अन्याय हो रहा है बाय लेबलिंग मांगलिक योग एज मांगलिक दोष। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, मगर दोस्तों अच्छा बुरा जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नॉलेज विदाउट फैक्ट्स कंप्लीट नहीं होती। आज मैं 2-3 तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला प्रयास तो शास्त्र क्या कहते हैं, बुक्स क्या कहती हैं, बृहद शास्त्र होरा पराशर क्या कहता है। ऋषि पराशर ने दोस्तों मांगलिक योग के बारे में क्या कहा शास्त्र में, पहले आप इस चीज को अच्छी तरह नोट करिए, समझिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, 2 सैंपल हॉरोस्कोप बनाइए। एक हॉरोस्कोप आप बनाइए जिसमें असेंडेंट हाउस फर्स्ट हाउस होगा, और दूसरे में आप असेंडेंट बना लीजिए मून को, यानी कि एक नॉर्मल राशि चार्ट बनाइए और दूसरा एक चंद्र चार्ट बनाइए। अब हमने
मांगलिक योग को जानना कैसे है, इस चीज को आप अच्छी तरह से समझिए। दोस्तों, मांगलिक योग कैसे बनता है, हालांकि डिफरेंट शास्त्रों में इसको डिफरेंट तरीके से बताया गया है। जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो आप नोट कर लें कि कैसे आपको जानना है कि किसी की कुंडली में मांगलिक योग या मांगलिक दोष है या नहीं है। सबसे पहले हमने जो हॉरोस्कोप बनाया वो था असेंडेंट चार्ट। अब आप असेंडेंट चार्ट को देखिए। असेंडेंट चार्ट से दोस्तों अगर आपने मांगलिक योग को देखना है तो सबसे पहले सेकंड हाउस, उसके बाद फोर्थ हाउस, उसके बाद सेवंथ हाउस, उसके बाद एट्थ हाउस, उसके बाद 12th हाउस। ये 5 प्लेसेस हैं जहां से हमने मांगलिक योग को देखना है। दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं, लग्न चार्ट से सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ एंड 12th। अब आप चलिए दूसरे हॉरोस्कोप के ऊपर। दूसरा हॉरोस्कोप कौन सा है, वो है चंद्र चार्ट, जिसमें असेंडेंट यानी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा को हमने रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। वहां से अगर हमने मांगलिक योग या मांगलिक दोष को देखना है तो सबसे पहला घर है फर्स्ट हाउस। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ट एंड सेकंड चार्ट। फर्स्ट चार्ट में हमने सेकंड हाउस लिया था, इसमें हमने फर्स्ट हाउस लेना है। फर्स्ट हाउस, देन फोर्थ हाउस, देन सेवंथ हाउस, देन एट्थ हाउस एंड देन 12th हाउस। सो दोस्तों, इन ऑल हमारे पास 6 घर बन जाते हैं। चंद्रमा के हिसाब से 5 और लग्न चार्ट के हिसाब से 5, जिसमें 4 घर हमारे कॉमन हैं। सो अगर किसी की भी कुंडली में आपने मांगलिक दोष या मांगलिक योग को जानना है तो यह सबसे आसान और सबसे ऑथेंटिक तरीका है। मगर दोस्तों, यहां पर मेरा एक प्रश्न है आप सबके लिए कि मांगलिक दोष हम किसके साथ रिलेट करते हैं? नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर या नॉर्मल जो इंसान है वो आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, कहते हैं सर आप देखिए हमारे बेटा या बेटी के चार्ट में मांगलिक दोष तो नहीं है। एस्ट्रोलॉजर गणना करके बता देता है कि भैया आपके बच्चे में मांगलिक दोष है या नहीं है। अब उसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है? अगला प्रश्न आता है कि सर क्या हमारे बच्चों का अगर हम शादी करें मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ तो क्या ये शादी चलेगी? क्योंकि नॉर्मली सोसाइटी में एक मिथ बैठी हुई है, वो है कि अगर हमने शादी कर दी तो दोनों में से एक की डेथ होनी निश्चित है। ये भ्रांति दोस्तों बहुत कॉमन चलती है और साथ ही जो नॉर्मल पब्लिक है, नॉर्मल लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, वो तुरंत एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर कहते हैं कि सर क्या हमारे बच्चों के साथ इतना बुरा तो नहीं हो जाएगा। सो दोस्तों, आज इस चीज का हम प्रयास करेंगे शास्त्र के तरीके से और प्रयास करेंगे स्पिरिचुअल तरीके से इसको जानने की कि एक्चुअल में मांगलिक दोष या मांगलिक योग है क्या। सबसे पहले दोस्तों आपने ये तो देख लिया कि मांगलिक दोष देखा कैसे जाता है। अब हम बात करते हैं कि मांगलिक योग क्या असल में सिर्फ हमने मंगल के साथ ही देखना है? दोस्तों, ये एक बहुत वैलिड प्रश्न है। अब ये वैलिड प्रश्न आप किसी शास्त्र में अगर आप जाओगे तो आपको इस योग के साथ थोड़े थोड़े पासिंग रेफरेंसेस भी आपको मिलेंगे। हालांकि डिटेल में दोस्तों आपको नहीं मिलने वाली ये चीज, सिर्फ पासिंग रेफरेंसेस। मगर क्या पासिंग रेफरेंसेस को बिल्कुल माना ना जाए, उनके ऊपर विचार ना किया जाए? क्योंकि अगर ऋषि पराशर ने अगर कहीं पे कोई डायरेक्शन दी है, अगर कहीं पे कोई हमें रेफरेंस दिया है, चाहे वो पासिंग रेफरेंस है, क्या हमें उसको बिल्कुल नहीं ध्यान करना चाहिए? दोस्तों, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ऋषियों ने इस अच्छे शास्त्र की रचना की है, सो अगर उन्होंने पासिंग रेफरेंस भी दिया है देन इट हैज गॉट ए मीनिंग। उसको मानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ओनली देन वी कैन ड्रॉ अ बेटर पिक्चर।
और अ कंप्लीट पिक्चर। सो दोस्तों, यहां पर उन्होंने क्या पासिंग रेफरेंस दिया है उस चीज को भी आप नोट कर लें। पासिंग रेफरेंस दिया है देन कि अगर हम मांगलिक दोष को शादी के साथ रिलेट करते हैं देन वीनस इज टू बी सीन। वीनस का भी देखना बहुत जरूरी है, यानी कि शुक्र देवता की प्लेसमेंट को देखना भी जरूरी है। अब आप देखिए, पहले हमने क्या चीज देखी, मंगल की पोजीशन देखी, फिर चंद्रमा का मंगल के साथ कनेक्शन देखा। पहला चार्ट दोस्तों आप जानते ही हैं कि वो जन्म के साथ है, जन्म का संबंध मंगल के साथ, फिर मन का संबंध मंगल के साथ, और फिर जो पासिंग रेफरेंस आया वो रेफरेंस आया कि हमें शुक्र के साथ भी उसको देखना है। अब दोस्तों, अगर ये रेफरेंस ऋषियों द्वारा शुक्र देवता की तरफ भी इंडिकेट करता है तो यहां पर दोस्तों एक मेरा नेचुरल प्रश्न आप सब लोगों से है कि कहीं ऋषि हमें एक डायरेक्शन तो नहीं दे रहे थे कि अगर हमने शादी के साथ कुछ भी योग बनाने हैं तो हमें सभी मैलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट चंद्रमा के साथ देखना चाहिए, क्योंकि शादी का संबंध दोस्तों मन के साथ है। क्योंकि अगर मन मिल जाए फिर वो शादी सफल गिनी जाएगी, सफल होगी, और अगर मन नहीं मिले तो आप जितने मर्जी प्रयत्न कर लो वो शादी टूटेगी ही टूटेगी। सो अब आप आगे से अकेला चंद्रमा का कनेक्शन मंगल के साथ मत देखिए, प्रयास करिए शुक्र का संबंध मंगल का शुक्र और मंगल का संबंध चंद्रमा के साथ देखिए। उसके बाद इससे भी मैं और आगे और इंपॉर्टेंट बात आपको कहता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी चंद्रमा और शनि की युति होती है इसमें एक कॉमन बात बोली जाती है, आइसोलेशन होती है, डिप्रेशन की फीलिंग आती है, क्योंकि शनि अकेला रहने वाला, नितांत अकेला रहकर विचरण करने वाला प्लेनेट है। सो अगर शनि की युति चंद्रमा से बन गई और साथ में मंगल का इफेक्ट आ गया तो दोस्तों मेरे हिसाब से बल्कि ये और ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है। सो जब भी आपने शादी के बारे में सिर्फ हमने विचार करना है तो अकेला चंद्रमा को और मंगल को ही नहीं देखना, हमें चंद्रमा के साथ शुक्र को भी देखना है, हमें और उससे आगे शनि को भी देखना है। और अगर किसी के चार्ट में, यहां पर मैं आपको बता दूं, और अगर बुध कहीं मैलेफिक हैं और उनका कहीं कंजंक्शन और कहीं इफेक्ट्स इनके ऊपर बन रहे तो वो देखना भी दोस्तों बहुत जरूरी होता है। बाकी राहु केतु के बारे में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहता रहता हूं दोस्तों, मैलेफिशियंस अगर है तो दोस्तों मैलेफिशियंस सिर्फ एक प्लेनेट चंद्रमा से नहीं हो सकती। मैलेफिशियंस अगर है तो वो हर प्लेनेट के साथ, जो भी मैलेफिक इफेक्ट देने वाले प्लेनेट हैं उनके साथ एसोसिएटेड होगी। सो हमें इन टोटलिटी इन चीजों को देखना है, ब्लाइंडली सिर्फ एक चीज को फॉलो नहीं करना। अब यहां पर दोस्तों ये कहने से आपके मन में ये जा रहा होगा कि हम शास्त्रों से परे जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शास्त्रों के हिसाब से ही, जो डायरेक्शन शास्त्रों से हमें मिली है हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। सो आपके प्रश्न का उत्तर भी मेरे इस स्टेटमेंट से आपको मिल गया होगा। अब दोस्तों बात करते थे कि मांगलिक दोष अगर है तो क्या शादी में एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी, ये प्रश्न था जो सोसाइटी में बहुत समय से चल रहा है। दोस्तों इसका छोटे से छोटा जो उत्तर है वो है कभी भी डेथ मांगलिक योग की वजह से नहीं हो सकती। सभी व्यूअर्स इस बात को नोट करें, सभी व्यूअर्स इस बात को प्रोपेगेट करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं समाज में कि अगर मांगलिक दोष या मांगलिक योग है तो डेथ जैसे सब्जेक्ट को उसके साथ प्लीज रिलेट मत करें। हां, मैक्सिमम क्या हो सकता है दोस्तों, मार्स एक फियर्स प्लेनेट है, एक क्रूर प्लेनेट है, तो
वहां तक तो माना जा सकता है कि देयर कैन बी इरिटेशन बिटवीन द टू पार्टनर्स, मन मुटाव हो सकता है, थोड़ा सा तीव्र स्वभाव या उग्र स्वभाव होने की वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ी इरिटेशन आ सकती है दोस्तों, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। अब यहां पर मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बता दूं दोस्तों, जब भी शादी का निर्धारण या शादी के बारे में देखना है तो क्या हम एक घर को देखते हैं दोस्तों? नहीं। नॉर्मली जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें फर्स्ट एंड सेवंथ हाउस को देखा जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक पते की बात बता दूं, एक रिसर्च की बात बता दूं कि आप उस चीज को कभी भी भूला ना करें कि फर्स्ट हाउस की शक्ति सेवंथ हाउस में पड़ी है और सेवंथ हाउस की शक्ति फर्स्ट हाउस में पड़ी है। सो कहीं ना कहीं शादी इन फर्स्ट और सेवंथ हाउस या फर्स्ट और सेवंथ एक्सिस का एक डायरेक्शन में चलना इंडिकेट करता है दोस्तों, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और अगर दोनों हाउसेस की डायरेक्शन एक होगी तो शादी स्मूथ मानी जाएगी। अगर एक एक्सिस एक तरफ को जाए, दूसरा एक्सिस दूसरी तरफ को जाए, तो ये कोलाइडिंग एनर्जीज या डाइवर्सिफाइंग एनर्जीज माना जाएगा। सो उसको हम सक्सेस नहीं मान सकते। और उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर ये एनर्जीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा, ये इंडिकेट करेगा कि इनकी एनर्जीज वेस्ट हो रही है। और वेस्टेड एनर्जीज या वेस्टिंग एनर्जीज कभी भी रिजल्ट नहीं देती। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं शास्त्रों का कुछ और रेफरेंस लेता हूं। कुछ शास्त्रों में इसको रिलेट किया गया है कि हमें जो पुराना सिस्टम था जीवन का उसके साथ, वो क्या था? उस टाइम लाइफ दोस्तों मानी जाती थी कि लाइफ स्पैन इज ऑफ 100 years एंड दैट 100 year स्पैन इज डिवाइडेड इनटू 4 parts। फर्स्ट वन यू नो दैट इज ब्रह्मचर्य, जिसको पहले 25 साल दिए जाते थे। अगले 25 साल दिए जाते थे कि आप ब्रह्मचर्य के बाद शादी करो, शादी करके बच्चे बनाओ, आजीविका कमाओ, पैसे कमाओ, स्टेबल हो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो। उसके बाद जो नेक्स्ट मतलब जो होता था उसको, जो 50 से 75 साल का टाइम था, उसमें यह बोला जाता था कि आप थोड़ा सा विरक्ति अपने में लेकर आइए, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को दूसरों से थोड़ा सा आइसोलेट कीजिए। आइसोलेट करने के बाद 75 तक आप ऐसे रहिए और 75 के बाद आप संन्यास आश्रम, यानी कि आप परमात्मा के स्पिरिचुअल रास्ते पर चल पड़िए। ये था दोस्तों पुराना सिस्टम, जिसको हम लाइफ स्पैन का सिस्टम कहते हैं। और उसमें जो पहले 25 साल दोस्तों दिए गए थे वो ब्रह्मचर्य के साथ रिलेट किए गए थे। यहां पर दोस्तों उसको मैं क्यों रेफरेंस ले रहा हूं कि उसका रेफरेंस भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब आप देखिए, कोई भी एजुकेशन है वो चाहे शास्त्रों की है या किसी और प्रोफेशन की है या शस्त्रों की है, वेपन्स की है, शास्त्रों से लेकर शस्त्रों तक जो भी दोस्तों एजुकेशन है, उसके पीछे वाइटल फोर्स कौन सी है, वाइटल एनर्जी कौन सी है दोस्तों? दैट इज मार्स। बिना मार्स की एनर्जी के, बिना मार्स की मोटिवेशन के, बिना मार्स के कॉन्फिडेंस के दोस्तों आप कोई भी एजुकेशन ले ही नहीं सकते। दैट इज वाई फर्स्ट हाउस लॉर्डशिप इज गिवन टू मार्स। अब आप देखिए, अगर ऋषियों ने एक्सक्यूज मी, ऋषियों ने पहले 25 साल की लॉर्डशिप अगर मंगल देवता को दी है तो उसके पीछे उनका जो मोटिव था वो यही था समझाने का कि पहले 25 साल आप मार्स को समझकर, मार्स की एनर्जी का यूटिलाइज कर कर आप अगर एजुकेशन लोगे तो वो एजुकेशन आपके साथ जिंदगी भर रहेगी और आप नॉर्मल से ज्यादा एजुकेशन ले पाओगे। अब यहां पर दोस्तों मैं थोड़ा सा एक और चीज को रिलेट करूंगा। पहले 25 साल दोस्तों ये ब्रह्मचर्य क्यों बोला गया? ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हमें अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को अपने में बचा कर रखना है। अब दोस्तों
अब एनर्जी, वो चाहे आपकी वाइटल एनर्जी, इम्यूनिटी है, चाहे आपकी मार्शियन फिजिकल एनर्जीज हैं, या ये जो ब्रह्मचर्य की सेक्सुअल एनर्जी है दोस्तों, ये भी ऋषियों ने कहा कि आप इसको बचा कर रखिए। क्यों दोस्तों? ये भी कहीं ना कहीं मार्स के साथ ही रिलेट करती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस ये आपके सेल्फ का हाउस था, और हर टाइप की एनर्जी को कौन गवर्न करेगा? लॉर्ड मार्स गवर्न करेगा। सो ऋषियों ने इस चीज को पूरे समाज में बताया कि 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके पीछे दोस्तों कारण क्या था? सिंपल है कि आपकी एक बहुत वाइटल एनर्जी, जिसका आपको सदुपयोग बाद के सालों में करना है, अगर आप तब शादी या रिलेशंस जैसे कार्यों में अगर आप करोगे तो वो एनर्जी आपकी बॉडी से निकलेगी। और कोई भी एनर्जी अगर आपकी बॉडी से निकलती है दोस्तों, दैट गोज फॉर एवर। वो एनर्जी का रिलीज 25 साल तक ऋषियों ने यह कहा कि दिस इज ए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अगर आप अपनी, अब आप देखिए दूसरे तरीके से आप इसको समझिए, कोई बच्चा लड़ाई झगड़े पर या खेल कूद पर अपना ध्यान ज्यादा रखता है तो दोस्तों आप समझोगे कि उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी एक फिक्स, साइंस के तरीके से अगर मैं समझा दूं दोस्तों कि कोई भी एनर्जी एक फिक्स लिमिट में ही होती है। जैसे मैक्सिमम लिमिट अगर आप सोच लो 100, अगर कोई एनर्जी 100 है, अगर आप उसका यूजेज वेस्टफुल कामों में करोगे, लड़ाई झगड़े में करोगे, खेल कूद में करोगे, तो आपका एनर्जी लेवल डाउन आ गया। जब आपने उसको यूटिलाइज करना है पढ़ाई में, सपोज करिए 20% आपने लड़ाई झगड़े में कर दिया, 20% आपने खेल कूद में कर दिया, तो एजुकेशन में आपके पास हाउ मच इज लेफ्ट? दैट इज 60%। दोस्तों ये ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो ऋषि समझाना चाहते थे ब्रह्मचर्य के माध्यम से, और उन्होंने इसको अगर एसोसिएट किया तो इसका एसोसिएशन एक और तरीके से भी समझा जा सकता है दोस्तों। वो क्या है? दैट इज अनदर स्पिरिचुअल थॉट। वो है दोस्तों, अब इसका थोड़ा सा स्पिरिचुअली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखिए। एक बच्चा 10th तक पढ़ता है तो कितने साल की आयु हुई? 16 साल। आदमी ग्रेजुएशन कर लेता है 19 साल, 20 साल। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है 22 साल, 23 साल। और अगर कोई आदमी अपनी उन एनर्जीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है, डॉक्टरेट, एमफिल, पीएचडीज, तो वो 25-26 साल। अब आप देखिए, वो जो एनर्जी थी जो मार्स की थ्रू उसकी बॉडी में थी, उसका उसने मैक्सिमम सदुपयोग किया बाय गेटिंग इनटू एजुकेशन ऑफ टॉप मोस्ट लेवल। अब आप सोचिए, आप 10th तक रहना चाहते हैं, ग्रेजुएट बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बनना चाहते हैं, या सुपर स्पेशलाइजेशन और रिसर्च करना चाहते हैं। दोस्तों अब यहां पर एक चीज का ये मैंने रेफरेंस क्यों दिया, क्योंकि 25 साल तक ऋषियों के हिसाब से आपकी एनर्जी मैक्सिमम आपके पास है, अगर आप शास्त्रों से लेकर शस्त्रों तक हर तरह की एजुकेशन लेना चाहते हो तो। अब ये एक छोटा सा रेफरेंस आजकल चल रहा है, हालांकि शास्त्रों में इसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं है दोस्तों, कि अगर किसी की भी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसको 28 साल के बाद शादी करनी चाहिए, या अर्लीस्ट पॉसिबल। नॉर्मली कहा जाता है कि मांगलिक का मांगलिक के साथ शादी कर दी जाए और नॉन मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ। मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ शादी मतलब आजकल के ज्योतिष या जिसको हम प्रैक्टिकल जो आजकल चल रहा है सोसाइटी में, उसके हिसाब से ये बोला जाता है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो बच्चे सुपर स्पेशलाइजेशन के फील्ड में जाते हैं, अब आप देखिए उनकी आयु स्टेबल होते होते तक 28, 29, 30 हो ही जाती है। अब आप हमारे मेडिकल प्रोफेशन का देखिए, आप एमबीबीएस कीजिए, एमडी एमएस कीजिए, उसके बाद एमसीएच कीजिए, उसके बाद साल 2 साल आप जब अपना प्रैक्टिस करोगे या सर्विस करोगे तो आपकी आयु 28, 29, 30 हो ही जाएगी।
यही चीज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, यही चीज लॉ के क्षेत्र में है, यही चीज आप एमबीए के बाद और सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपनी एनर्जीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एजुकेशन में करेंगे और जब तक हम शादी के लायक अपने आप को समझेंगे तो ये इतनी एज आ ही जाएगी। दोस्तों, इस चीज को ऐसे मानिए कि इसका ये शास्त्रों के साथ संबंध नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी थी। प्रैक्टिकल रेमेडी थी कि शादी 28 के बाद कर दी जाए तो मंगल का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। दोस्तों, मंगल का इफेक्ट तो ऋषियों के हिसाब से 25 पे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य को 25 के साथ ही खत्म कर दिया। 25 के बाद खत्म कर दिया। वो चलो पुराना टाइम था, ज्यादा एजुकेशन उस टाइम नहीं थी। आज के संदर्भ में अगर हम 2-3 साल बढ़ा भी लें तो इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, ना ही कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा रखना चाहिए कि अगर हम उसको 28 भी मान लें तो इसमें कौन सी दिक्कत है। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा परेशानी नहीं है अगर हम उसको 28 बेंचमार्क भी ले ले, दैट इज ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सो दोस्तों, मार्शियन एनर्जीज को अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ लेकर चलेंगे तो स्पिरिचुअलिटी भी हमें समझ आ जाएगी, ये भी समझ आ जाएगा कि ऋषियों का मोटिव क्या था। दोस्तों, हर चीज ये सोचना कि अगर ये चीज को स्पिरिचुअल तरीके से समझाया जा रहा है तो इसका कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है या ये शास्त्रों से परे की बात है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली इकट्ठी चलती हैं। दोस्तों, शास्त्र और साइंस, दोस्तों ये कोई अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एनर्जीज अगर साथ मिला के चली जाए या इनका साथ मिलाकर अगर हम इस्तेमाल करें तो हम बेटर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ले सकते हैं लाइफ में। सो दोस्तों, आज के वीडियो के बनाने के पीछे मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक तो एक्चुअल ऑथेंटिक नॉलेज दे दी जाए और दूसरी लोगों के मन से जो मिथ्स बनी हुई हैं, फालतू की चीजें जो दिमाग में भर जाती हैं, फालतू के डर भर जाते हैं, जो एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर दिया जाता है, उससे आम जनता थोड़ी सी बाहर आए। अब दोस्तों, थोड़ी सी चीज यहां पर मैं आपको और बता दूं। जैसे समाज में भ्रांतियां थोड़ी सी, इससे और आगे अगर हम रेमेडियल पार्ट में चलें तो भ्रांतियां क्या चलती हैं कि जी अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी करनी है तो पेड़ के साथ शादी कर दो तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये कर दो वो कर दो। अब ज़्यादा वो फिर मजाक और क्रिटिसिज्म का विषय हो जाएगा, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। सिर्फ लोगों को ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर विनती कर कर कि दोस्तों ऐसी चीज़ों में अपने आप को ना लेकर आए। अगर आपको लगता है और आपके ज्योतिषी को लगता है कि आपके बच्चे की कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल दूसरे प्लैनेट्स के साथ मिलकर बैड इफेक्ट प्रेजेंट कर रहा है, तो आपको करना क्या है दोस्तों वेरी इजी। अब आप एक चीज को देखिए, अगर मैं बीमार हूं तो मेडिसिन मेरी बजाय मेरे घर का कोई और मेंबर खाएगा तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? दोस्तों, मेरी मेडिसिन मुझे ही खानी है। अगर मेरी कुंडली में कोई चीज है तो उसका रेमेडियल पार्ट भी मुझे ही करना है। और किसी बीमारी का, अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूं। बीमारी मेरे शरीर में है, मेरा सिर दुख रहा है और डॉक्टर मेरे को एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर देता है कि आप ये ले लीजिए। दोस्तों, क्या मेरा सिर ठीक होगा? नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। दोस्तों, यही चीज इस मंगल दोष के साथ भी है, जिसकी वजह से आपके चार्ट में मैलेफिशियंस आई, जिसकी वजह से आपके हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम आई। आप निदान किसी और चीज से खोज रहे हो। दोस्तों, निदान तो बहुत सिंपल था, मंगल देवता को खुश करो, मंगल देवता को प्रसन्न करो, मंगल देवता की आराधना करो, मंगल देवता के मंत्र प्रार्थना करो, उनके आगे गिड़गिड़ाओ, उनसे मांगो कि हे मंगल देवता अपनी मैलिफिशियंस प्लीज थोड़ी सी कम करो ताकि मैं जीवन में अच्छे तरीके से आगे चल सकूं। दोस्तों, ये थी रेमेडी। अब ये रेमेडी कैसे की जा सकती है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूं। दोस्तों, ठीक है, आप अगर मंगल बैड इफेक्ट दे रहे हैं, जिनकी डिग्रीज कम है या जिनका मंगल को एनहांस करने की जरूरत है,
स्टोन डाल लीजिए। जिसको मंगल की डिग्री ज़्यादा है, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मंगल के कैरेक्टर्स को डोनेट करिए। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, वो है कि आप मंगल के देवता कौन से हैं। मंगल के देवता या तो मंगल देवता है या हनुमान जी हैं, बालाजी हैं। अब आप देखिए, आप हनुमान का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए। या हनुमान किन से संबंधित हैं दोस्तों? हनुमान संबंधित हैं शिव से, सब जानते हो आप। तो आप जिनसे हनुमान प्रेरणा पा रहे हैं, जिनसे शक्तियां हनुमान को प्राप्त हो रही हैं, आप उन्हीं की आराधना कर लें, आप शिव की आराधना कर लें। अब आप देखिए, ये सारी चीजें दोस्तों अगर आप सिंपल तरीके से करोगे, मगर सिंपल तरीका कब होगा? जब आप किसी चीज का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश कर लें। हमारी मेडिकल प्रोफेशन में ये बोला जाता है कि बीमारी का निदान तभी पॉसिबल है जब हम अच्छे ढंग से डायग्नोज कर लें। दोस्तों, अगर हमने डायग्नोज कर लिया कि ये प्रॉब्लम मंगल की है, तो मंगल का निदान कीजिए। अगर मंगल के साथ किसी और मेलेफिक प्लेनेट की मेलेफिशियंस की वजह से है, तब आप उसका निदान कीजिए, मगर निदान सिंपल कीजिए दोस्तों। कुछ नहीं है, कम करना है तो आप डोनेट कीजिए, बढ़ाना है तो आप स्टोन डाल लीजिए, या उस कलर की ग्लास बॉटल लेकर उसमें पानी रखकर, धूप में रखकर उसको एनर्जाइज कर वो पानी पी लीजिए। या सबसे जो ऊपर का निदान होता है दोस्तों, आप उसके देवता को देखिए, उसके देवता की आराधना कीजिए, मंत्र प्रार्थना कीजिए, मंत्रोच्चार कीजिए। या जो लोग जेन्युइन मेडिटेशन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर चक्र को जागृत करिए, जो चक्र उस प्लेनेट को समझाता है या उस प्लेनेट के ऊपर इफेक्ट रखता है। आप उस चक्र पे ध्यान दीजिए, उस चक्र को जागृत कीजिए, 100% दोस्तों आपको रेमेडी मिलेगी। सो दोस्तों, ये था आज का मेरा व्यू मांगलिक योग या मांगलिक दोष के बारे में। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपके कुछ फालतू के मिथ्स क्लियर हुए होंगे, आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन हुआ होगा, और आप इस नॉलेज का इस्तेमाल करके समाज में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करेंगे और किसी के चार्ट को देखकर किसी के जीवन को और अच्छा बनाने में उसको कैपेबल बना देंगे। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये यात्रा हमारी आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। सो एक निवेदन जो मैं हर वीडियो में करता हूं कि हमारे इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ऑथेंटिक नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी जैसे खूबसूरत शास्त्र को समझ सके और इस नॉलेज का यूज़ करके किसी के जीवन में कुछ आराम दे सकें, कुछ अच्छे रंग भर सकें और कुछ उनके जीवन को उन्नत कर सकें। दोस्तों, अगर आप मेरे से कोई रिसर्च ओरिएंटेड प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, दैट इज़ 9881 दोबारा 9881 मगर दोस्तों, निवेदन है कि सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, पर्सनल प्रश्नों से जरा बचा जाए। सो दोस्तों, दोबारा से ओम गुरुवे नमः, अपने गुरुओं को नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।